नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों पार्टियां चुनाव प्रचार तेज करती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में मंडी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत रामपुर का दौरा करती नजर आई। इस मौके पर कंगना ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कंगना ने कई मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के बयानों पर पलटवार किया। वहीं कांग्रेस पार्टी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। पहले इस क्षेत्र से मैं आप लोगों से यह स्पष्ट करना चाहता हूं, इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं एक हीरोइन को लेके आए हैं और अब एक फ्लॉप फिल्म बना रहे हैं। अरे सुखू जी, मैं आपको कहती हूँ कि हमारे जयराम जी ने तो 5 साल जो है डंके की चोट पर सरकार चलाई। आप तो 8 महीने में ठुस हो गए। आपकी तो फ्लॉप सरकार है, उन्होंने तो सुपरहिट सरकार चलाई थी। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। इस तरह की बातें शर्म आती है इनको। इस तरह की बातें करने से हमारी बहन बेटी, कल को हमारी बेटियां डॉक्टर बने, चाहे सैनिक बने, नेत्री अभिनेत्री बने, जो भी बने, उनका सम्मान उनकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए। किस तरह की बातें? हमने क्या ठेका लेके रखा हुआ है आज इनके लिए सुंदर बन के जाएं, कल सुंदर नहीं बन के जाए? ये किस तरह की बेवकूफी वाली बातें हैं? हम क्यों नहीं करवाएंगे? आप खुद सोचिए। हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारी थोड़ी ना कोई इटालियन सरकार है, हमारी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री मत कहना, मुझे प्रधान सेवक कहना। जो खुद को सेवक कहते तो हमारी तो क्या ही हैसियत है उनके सामने। हम तो बहुत छोटे लेवल पे हैं। हम भी सेवा किया है, हम भी जनता की सेवा ही करेंगे और उनको जवाब देंगे। और सबकी क्लास लगाते हैं, वो सबसे जवाब मांगते हैं। 1 जून को न कि सिर्फ लोकसभा में मोदी जी की सरकार आएगी, विधानसभा में भी हम कमल का फूल खिलाएंगे, हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल नाहन क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने मोदी सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के हर वर्ग की चिंता करते हैं। इसलिए देश का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। कहा कि यहाँ बहुत पानी आता है आजकल, गिरी से पानी आया, कौन लाया कौन नहीं लाया वो तो बात छोड़ दीजिए, पर क्या हिमाचल की सरकार के पैसे से आ गया वो? भाई साहब, हिमाचल के पास नहीं, अगर हम मोदी के पास नहीं जाते तो हमको पीने का पानी ना मिलता। जो पानी पी रहे हैं ये मोदी का दिया हुआ पानी है। 70 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के बूते की। इतनी सारी सड़कें हमने और 62 पुल बनाए नाहन के इलाके में, तो मोदी के पैसे से बनाए। मोदी ने हमको पैसा दिया तो बना। अब बताइए, सेना में सड़क निकाल दी, मोदी जी की मर्जी के बिना निकल गई क्या? डिफेंस मिनिस्टर और हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर करवा के लाए। मोदी की सरकार थी तो करा लिया। कांग्रेस के राज में तो यहाँ पर हर बार और चुनाव आने से पहले घोषणा होती थी, वोट लेने के बाद छुट्टी हो जाती। अब ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता जो और देश की चिंता कर रहा है, गरीब की चिंता कर रहा है, सुरक्षा की चिंता कर रहा है, आपके विकास की चिंता कर रहा है, और दूसरी तरफ कौन है? नेता नहीं है। आप छोटे से बच्चे से पूछो कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको बनाना है? मोदी। बड़सर विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान वो लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वहीं इंद्रदत्त लखनपाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के भी क्रशर बंद होने चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री दोहरी नीति अपना रहे हैं। भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता ने मन बना लिया है। खनन पे तो पहले मुख्यमंत्री खुद ही अपने स्पष्टीकरण दें कि जो उनके भाई का क्रशर चल रहा है और उसमें जोरदार खनन हो रहा है और सारा 4 लेन को मटेरियल जा रहा है, 4 लेन को, उसके बारे में स्पष्टीकरण दें। और जो यहाँ से कांग्रेस पार्टी का उन्होंने उम्मीदवार दिया है
बक्सर विधानसभा क्षेत्र तो खुद खनन माफिया है, वो तो खुद उसका क्रशर है। जब आप सारे विधायकों के क्रशर बंद कर रहे हैं तो उनके क्रशर भी बंद कराओ। दो तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? और जनता कोई बेवकूफ़ थोड़े, जनता को सब पता है कौन खनन माफिया कौन नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में अगर लोगों ने क्रशर लगाए हैं तो उन्होंने पूरी फॉर्मेलिटी करके लगाए हैं और परमिशनें लेके लगाए हैं, भारी भरकम खर्चा करके लगाए हैं। तो हमको ठीक है, खनन माफिया को पकड़ो, लेकिन ये तो नहीं है कि आप सबके ही काम बंद कर दो, सबकी रोजी रोटी छीन लो। फिर अपने लिए मापदंड और दूसरों के लिए मापदंड अलग अलग क्यों है? नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री पर क्षेत्र के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू को 15 महीने तक नैना देवी क्षेत्र की याद नहीं आई और न ही सरकार ने इस क्षेत्र में कोई विकासात्मक कार्य करवाए हैं। 3 वेटरनरी डिस्पेंसरी हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। 15 महीने में तो उन्हें इस विधानसभा क्षेत्र में आने का समय मिला नहीं, ना उन्होंने कोई सरकारी दौरा किया, यहाँ तक कि वो माता नैना देवी जी का आशीर्वाद लेने तक नहीं आए, और ना ही इस विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कोई नया काम, नया विकास कार्य, नई योजना शुरू की। उल्टा हमारे विधानसभा क्षेत्र में पिछली सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों का बंद करने का काम किया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि वो कल अपने कार्यक्रम में स्पष्ट करें कि उन्होंने पिछली सरकार द्वारा इस विधानसभा क्षेत्र में खोली गई आईपीएच की डिवीजन क्यों बंद की, स्वारघाट में चल रहा डिग्री कॉलेज क्यों डिनोटिफाई किया, उन्होंने बसिका कानूगो सर्कल और सलोआ, टरवाड़, तलवाड़ और शिखरुआ के पटवार सर्कल क्यों बंद किए। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव का महासंग्राम छिड़ चुका है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अमन सेठी ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कंगना दिग्गज नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही हैं, जो कि काफी गलत है। देखिए, चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से कंगना जी निजी जीवन पर उतर आई हैं और जिस भाषा का वो प्रयोग कर रही हैं, वो सब देख रहे हैं। और भी नेता हैं, वीरभद्र सिंह जी भी थे और भी विपक्ष के नेता भी हमने देखे, कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। दूसरा ये है कि कंगना जी ये सब बयान देने से पहले उस परिवार पे बयान दे रही है जिस परिवार ने अपना सब कुछ खोया, देश के लिए सब कुछ खोया। सोनिया गांधी जी के बारे में बोल रही है। सोनिया गांधी जी ने अगर प्रधानमंत्री बनना होता तो शायद 2009 में, 2014 में, वो उससे पहले कि उसमें कब की बन चुकी होती, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा त्याग दिया। और वो महिला ने जो त्याग दिया है कि मैं सत्ता, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, ये उस परिवार के लिए बोल रही हैं जिसने हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी खोई, राजीव गांधी जी खोए, संजय गांधी जी थे, ठीक है। और आप देखिए तो सही कि किस स्तर पे इन्होंने राजनीति कर रही है और उस परिवार पे इल्जाम लगा रही हैं। उस परिवार से तू तड़क करके उन पे आप इनके भाषण सुनिए कि इनकी भाषा शैली क्या कह रही है। हमीरपुर के डीसी परिसर में साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया गया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने स्वीप कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि मतदान करने के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। वैसे तो लोग आजकल बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विगत कुछ वर्षों में ईज ऑफ वोटिंग जो है वो भी भारत में बहुत बड़े स्तर पे आ गई है।
आप सबने देखा है कि इलेक्शन कमीशन और सरकार का दोनों का ये पूरा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक सुविधाएँ दी जाए। अब तो ये भी हो गया है कि बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनके वोट जो है वो फ्री एंड वो कास्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम वोट न दें। वोट जो है वो न केवल हमारा अधिकार है बल्कि हमारा दायित्व है। और हमीरपुर जो है वो बहुत ही अग्रणी जिला है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात जो है वो वोट के मामले में भी हमीरपुर जो है वो देश में और प्रदेश दोनों में रिकॉर्ड करेगा। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसके साथ ही प्रचार प्रसार के साथ ही जुबानी हमले भी तेज हो रहे हैं। कांगड़ा से कांग्रेस ने आनंद शर्मा को मैदान में उतारा है। उनके प्रचार में पूर्व विधायक अजय महाजन उतरे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा के पक्ष में मतदान के लिए डोर टू डोर और नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील लोगों से की जा रही है। एकत्रित होकर कांग्रेस को वोट और नूरपुर में अच्छी लीड दिलानी है ताकि ये जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 10 साल हो गए हैं कि बीजेपी की सरकार है। पहले 2014 में बनी, फिर 2019 में बनी और दोनों तरफ बारी इन्होंने अलग अलग वायदे किए और कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ। 2014 में एक मेन जो प्रोपेगेंडा था, जुमला था, वो था कि 15 लाख रुपया हर अकाउंट में पड़ेगा और 2000 नौकरियां दी जाएंगी, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी और अन्य और वायदे थे। 2019 में भी वायदे किए गए और यहां तक कहा गया कि हर किसान को उसकी जो आमदनी है दुगनी हो जाएगी। और एक बहुत बड़ी फरिश्त थी वायदों की। और अब 2024 का चुनाव आया है, वो वायदे तो कोई पूरे हुए नहीं और एक नई लिस्ट आ गई गारंटीज की। बिलासपुर के माध्यमिक विद्यालय में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य निर्मला ठाकुर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर स्कूल प्रांगण से रवाना किया। तो वहीं रैली के दौरान विद्यार्थियों ने लोगों से लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। आज हमने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटीपुरा से मतदान रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के लिए जागरूक हो सकें। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज हिमाचल दौरा प्रस्तावित। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, 1 दिवसीय हिमाचल दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हिमाचल बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर जेपी नड्डा चुनावी मैदान में उतरे हैं। एक ही दिन में जेपी नड्डा बैक टू बैक 3 रैलियां करते नजर आएंगे। कांगड़ा, चंबा में उनकी कई जनसभाएं इस दौरान रहने वाली हैं। 3 जनसभाएं करते नजर आएंगे। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 दिवसीय हिमाचल दौरे पर हैं, जहां एक ही दिन में जेपी नड्डा बैक टू बैक 3 रैलियां करते नजर आएंगे। कांगड़ा, चंबा और सोलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान 3 बड़ी जनसभाएं करते नजर आएंगे। जेपी नड्डा ने इसी बीच जनसभा को संबोधित करते जीत की हुंकार भरी है। जेपी नड्डा 1 दिवसीय हिमाचल दौरे पर हैं। एक ही दिन में बैक टू बैक 3 रैलियां करते नजर आएंगे। वहीं कांगड़ा, चंबा और सोलन में नड्डा की जनसभाएं प्रस्तावित हैं। 3 बड़ी जनसभाओं का आयोजन इस बीच किया जाना है। वहीं आपको बता दें, जेपी नड्डा, इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर हैं, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान और कितना खास रहने वाला है उनका ये हिमाचल दौरा? जो झूठ
बिल्कुल, देखिए अमन, हिमाचल प्रदेश जो कि 7वें चरण में जहां पर चुनाव होने हैं और चुनाव बेहद दिलचस्प है, और ऐसे में भाजपा ने भी 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी की, जिसमें सबसे पहले जो हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी जेपी नड्डा ने हिमाचल का दौरा किया था, लेकिन सूची जारी होने के बाद हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा का ये पहला दौरा है और आज उनकी 3 सभाएं हिमाचल प्रदेश में हुई है। इसकी शुरुआत उन्होंने कांगड़ा में की, जनसभा की। इसके बाद अभी जो है वो चंबा में जेपी नड्डा है और वहां जनसभा जारी है। इसके बाद करीब 4:15 पर जेपी नड्डा का यहाँ कुनिहार में आने का कार्यक्रम है। एक बार आप तस्वीरें देखिए तो उसको लेकर पूरा पंडाल यहाँ पर सजा दिया गया है। करीब 5000 के आसपास कुर्सियों का इंतजाम किया गया है। 4:15 के आसपास यहाँ पर जो है जेपी नड्डा पहुंचेंगे। इसके साथ उनके साथ हिमाचल प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। जिला स्तर का ये कार्यक्रम है, तो ऐसे में सोलन जिला के 5 मंडल जो है सोलन जिला के अंदर है, उनके भी तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जनसभा करने का प्रयास, ये संकेत देने का प्रयास कि हिमाचल में 4/4 और 6 विधानसभाओं में भाजपा जो है मजबूती से चुनाव में है और इनको जीतने की जो है पूरी कोशिश करेगी। यही संकेत यहाँ से इस रैली से दिए जाने की कोशिश है। हालांकि अभी जो है तैयारियां, आपको कुछ सीटें भी खाली नजर आएंगी क्योंकि 4 बजे के आसपास जो है उनके आने का समय है। तो ऐसे में अभी जो है वो भी जनता जुटनी भी शुरू हो गई है। कुछ पंक्तियां हैं, कुछ तमाम सीटों पर लोग बने हुए हैं। तो ऐसे में आने वाले करीब 4 बजे के आसपास यहाँ तस्वीर साफ होगी कि किस बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है जनसंख्या ये नजर आती है। जी वही रॉबिन, जैसा कि देखा गया बीते दिनों भी जेपी नड्डा लगातार हिमाचल में एक्टिव नजर आए थे, तो कितना खास रहने वाला है जेपी नड्डा का ये हिमाचल दौरा? और बीते दिनों भी जिस तरीके से हिमाचल में उनकी एक्टिविटी देखी गई थी, उससे यह साफ है कि हिमाचल को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सीरियस है और चारों सीटों पर पूरी ताल ठोंकती बीजेपी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश से ही जेपी नड्डा का ताल्लुक है। यहीं से उन्होंने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और आज वे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष यानी कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर भी है कि बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पर जो है भाजपा जीते, और यही कारण है कि ये हिमाचल प्रदेश में उनका दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने 2 विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर और मंडी में जो है जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने जो बूथ लेवल के कार्यक्रम होते हैं जिसमें पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें शिरकत की। और इसके अलावा अब उनके जो 2 कार्यक्रम है, इसमें एक कांगड़ा में है, कांगड़ा में उनके 2 कार्यक्रम आज हुए, एक सयान में और इसका दूसरा हुआ चंबा में। और इसके अलावा अब जो इनका आखिरी कार्यक्रम है आज का, जो करीब 4 बजे यहाँ यानी कि कुनिहार में होना है, वो शिमला संसदीय क्षेत्र को लेकर है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे उनके दौरे के दौरान, पिछले दौरे के दौरान, इस दौरे के दौरान उनकी कोशिश है कि चारों लोकसभा सीटें जो है हिमाचल प्रदेश में उनको कवर किया जा सके। तो यही जद्दोजहद में आज से सुबह से उनके कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं और उसी की तैयारी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ पर भी जो है कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। पूरी कोशिश के कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सके और संकेत दिया जा सके कि हिमाचल प्रदेश में जो है भाजपा 4/4 की पूरी तैयारी में है। जी जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा प्रस्तावित है, 1 दिवसीय दौरे पर है। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सोलन के अस्पताल की हालत बेहद खस्ता है, जिससे रोगियों को यहां कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते कृष्णा लैब को टेस्टिंग का जिम्मा दिया गया है, लेकिन उनकी भी टेस्टिंग मशीन नहीं चल रही है, जिसके कारण रोगियों का सही से इलाज नहीं हो पा रहा। इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कृष्णा लैब को लिखित नोटिस जारी कर दिया है और जल्द से जल्द मशीन ठीक करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। बेसिकली क्या है कि
इनको हब्स एंड स्पोक्स मॉडल्स पे चलती हैं ये। तो हब का मतलब होता है कि बिग लेबोरेटरी। बिग लेबोरेटरी यहाँ RS सोलन में इस्टेब्लिश की गई है। तो उससे जो साइड हमारे छोटी PSCs और वह उनके सैंपल्स भी यहाँ पर आते हैं। तो बिग लेबोरेटरी को तकरीबन मोर देन 90% टेस्ट जो होते हैं वो अपने लेवल पे करने पड़ते हैं। बहुत ही रेयर टेस्ट हों उसको ये भेज सकते हैं ताकि मरीजों को रिपोर्ट मतलब सेम डे मिल जाए और मैक्सिमम नेक्स्ट डे में रिपोर्टिंग हो जाए। पर जैसे इनकी मशीन खराब हुई है उस वजह से मरीजों को दिक्कत आई है और हमने उसका कड़ा संज्ञान लिया। नोटिस में यही है कि आप ये वाली मशीन को जल्दी ठीक करिए और अगर नेक्स्ट टाइम आपके ऐसा कुछ होता है तो MOU के अंतर्गत आपको जो भी फाइन बनेगा। ये कल ही मेरे संज्ञान में आया तो हमने इनके अधिकारी को बुला के अच्छी तरह समझा दिया है और उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया है कि आज सवेर तक ये मशीन ठीक हो जाए। अभी जो थी रिपोर्टिंग इनकी, जब इनकी मशीन खराब हुई तो रिपोर्टिंग वो 3-4 दिन में दे रहे थे। तो आज शिमला के रिज मैदान पर BCCI की ओर से IPL फैन पार्क को स्थापित किया गया है, जिससे इस वीकेंड रिज मैदान पर क्रिकेट प्रेमियों को स्टेडियम जैसे माहौल में मैच फ्री में दिखाया जाएगा। वहीं इस दौरान IPL मैचों के प्रसारणों में भी शिमला फैन पार्क को प्रसारित किया जाएगा, जिससे शिमला की पर्यटन के लिहाज से लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी। हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, आपको सुनवाते हैं। तेल में दोनों में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब बाहर से न दाल मंगवाएगा न तेल मंगवाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं, क्योंकि 1993 में MLA हो गया था। ये जगदीश जी बैठे हमारे डिप्टी कमिश्नर होते थे, DC साहब होते थे बिलासपुर में। मैं आपको बताना चाहता हूं 1993 में उस समय हमको हमारे BDO आके बताते थे, नड्डा साहब आपको खुशखबरी देनी है। मैं पूछता था खुशखबरी क्या है? बोलते थे आपको इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 मकान मिले हैं, बताओ ये किसको दूं? मैं कहता था BDO साहब आप अपने पास ही रख लो, मैं क्या बांटूंगा, एक अनार 100 बीमार कैसे बांटूंगा, ये तुम ही रखो अपने पास, तुमको मुबारक। आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना करके दिए, 4 करोड़ घर। और कोई पंचायत नहीं है, यहां बैठे हुए MLA से पूछ लेना, हंसराज बताओ, कोई पंचायत नहीं है जिसमें 30 से 40 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं बने हों, कोई पंचायत नहीं। हमारे समय में पंचायत में हमको एक पंचायत में मिलता था 2.5 लाख रुपए विकास के लिए। आज मोदी जी के राज में एक एक पंचायत को 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए विकास के लिए मिल रहा है। यह बदलता भारत है। और मैं बताऊं, ये आवास योजना में तय कर लीजिएगा, राजीव भारद्वाज को चुनाव जिता के भेजिएगा, अगली बार मोदी जी 5 साल में 3 करोड़ और नए घर बनाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि ये जो घर है ना, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, गैस का सिलेंडर और साथ में टॉयलेट, ये बना है, इसको बनाया है प्रधानमंत्री आवास योजना ने। और अगले 5 साल में हम अब सिलेंडर नहीं देंगे, मोदी जी आपके यहां गैस पाइप से पहुंचाएंगे और पाइप की व्यवस्था की जाएगी, उसकी भी, और सस्ती गैस दी जाएगी पाइप से। और एक बात और सुन लीजिए, ये जो चलते ना, मैं बिजली में 300 यूनिट काटूंगा, मैं 200 दूंगा, मैं 100 दूंगा, मोदी जी के राज में अब आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0। प्रधानमंत्री हर घर सौर ऊर्जा मुफ्त योजना, हर घर पे सौर ऊर्जा लगेगी। आपके बिजली का खर्च जो होगा वो पूरा होगा, और जो बिजली आप खर्च नहीं कर पाएंगे उसको सरकार ले लेगी और उससे आपका आमदनी का जरिया बनेगा। ये बदलता भारत है, इसको हमको समझना है। मैं यहां आयुष्मान भारत की भी बात करना चाहूंगा। मैं बार बार सुनाता हूं, देखो याद रखना,
उजाले का महत्व तब समझ में आता है जब अंधेरे की त्रासदी जानते हो। पूर्णमासी का आनंद नमस्कार करने का चांद को तब आता है जब अमावस्या की रात याद हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, यही 20 साल पहले 30 साल पहले यहां बैठे सब लोग चिट्ठी लिखा करते थे और हंसराज जी तो सबसे आगे होते थे। मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसको कैंसर का इलाज होना है। मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसको हार्ट का ऑपरेशन होना है, वेल्व लगना है, इसके लिए 2 लाख रुपए खर्च होंगे, 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे, 3 लाख रुपए खर्च होंगे। कृपया अनुशंसा करने की कृपा करें। बताइए आप करते थे कि नहीं करते थे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कुछ बड़ा सोचो, और मोदी जी ने बहुत बड़ा सोचा। आयुष्मान भारत, भारत के 50 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को, कौन है गरीब लोग? रिक्शा, मैं बार बार बताता हूं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का कंडक्टर, क्लीनर, हमारे होटल में वेटर, हमारे यहां बर्तन मांजने वाला, ऐसे गरीब लोग, बाल काटने वाला सैलून में, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने सालाना, हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 लाख। और जयराम ठाकुर ने उसमें हिमकेयर जोड़ दिया, और हिमकेयर के माध्यम से जो बचे लोग थे उनको भी जोड़ दिया। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने तय किया है, जिस किसी की भी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, कोई भी बहन, कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग, कोई किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको मोदी जी की तरफ से आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए सालाना का कार्ड मिलेगा। यह व्यवस्था की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।